मॉर्निंग दोस्तों, गुरु जी के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आज 1 जनवरी है तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपको वो चीज़ें दे जिसके लिए आप लोग आज तक इतने सालों तक मेहनत करके आए हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है और किन सिद्धांतों पे काम करता है, तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे कि इंश्योरेंस एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका पूरा इतिहास। तो आइए शुरू करें अपनी नेक्स्ट क्लास। तो हमारी इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस का जन्म कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ इंश्योरेंस का वजूद कहाँ से आया। तो दोस्तों, सबसे पहले इंश्योरेंस समझने से पहले आपको रिस्क या जोखिम को समझना पड़ेगा। अभी रिस्क कौन सी चिड़िया का नाम है, तो वो ऐसा जोखिम है, ऐसा अनसर्टन जोखिम या अनसर्टन हजार्ड है जो कि आपको पहले से नहीं पता होगा कि वो कब आएगा। आप उसका एक अनुमान लगा सकते हो पर एक सर्टन चीज़ नहीं पता कर सकते कि कब होगा। जैसे आप कभी बैठे हो और ऊपर से छत गिर जाए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी, क्योंकि ये दुर्घटना कभी भी किसी के साथ होती है, लेकिन हम इसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किसके साथ होगा। तो आइए जानते हैं रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो रिस्क हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक रिस्क बिजनेस रिस्क या डायनेमिक रिस्क बोलते हैं, या स्पेकुलेटिव रिस्क भी बोलते हैं इसको, और दूसरे तरीका रिस्क होता है प्योर या स्टैटिक रिस्क। अब पहले अगर मैं आप लोगों को बिजनेस रिस्क को अगर मैं समझाऊं या डायनेमिक रिस्क को समझाऊं, तो डायनेमिक रिस्क क्या है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, पूरा फोकस रहता है इसका। जैसे कि आपके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को, जिसको आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका मार्केट कैसे जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी चीज़ का और उसको आप मार्केट में उतारते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट चले। हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा प्रोडक्ट आपसे सस्ते रेट में निकाल दे, तो आपका प्रोडक्ट वो नहीं बिकेगा, तो वहाँ आपको लॉस गेन करना सकता है। तो ये हो सकता है कि, और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप के प्रोडक्शन आप कर रहे हो किसी चीज़ का, पर आपको उसके रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिले और आपने उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं किया और समय पे, और वो मार्केट में आप अवेल नहीं करा पाए, तो वहाँ पे भी आपका मार्केट शेयर खराब हो सकता है या मार्केट में आपका पोजीशन या नाम खराब हो सकता है उसकी वजह से। तीसरे और किस तरह का बिजनेस रिस्क हो सकता है दोस्तों, जो आपके बिजनेस को इंटरप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपकी फैक्ट्री है या कुछ है, उसमें अगर अनसर्टन स्ट्राइक्स हो जाएं लोगों की, वहाँ के वर्कर्स की, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। या तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, नया टैक्सेशन आ जाए, उससे आपका प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे रिस्क जो आते हैं वो बिजनेस रिस्क या डायनेमिक रिस्क को आप कभी कितना भी बड़ा आप डाटा उठा के देख लीजिए, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस में कौन सा कब कितना रिस्क आने वाला है। तो ये हमने क्या समझा, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि अनइंश्योर्ड होता है, इसको कोई समझ नहीं पाता। कितना भी बड़ा डाटा है, कितने साल का भी डाटा उठा ले, वो बिजनेस रिस्क को नहीं कैलकुलेट कर पाता। इसीलिए इसको हम इंश्योरेंस नहीं करते इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये बेसिकली किन सब चीज़ों पे दिखा हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके मेंटेनेंस, आपके जो एनालिटिकल स्किल है मार्केट में चीज़ों को समझ पाने के, वो बिल्कुल उस पर ही आधारित होता है। इस वजह से इससे हम इसका इंश्योरेंस नहीं करते। तो दूसरा कौन सा रिस्क है, प्योर या स्टैटिक रिस्क। प्योर या स्टैटिक रिस्क ये भी एक अनसर्टन है, बट इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या बोले, इसमें प्योर रिस्क का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, हर गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, तो उसमें भी रिस्क है, उसमें भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा रिस्क कब आता है, बट हम एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास पास्ट बुक है 4-5 साल की, तो हमें पता लग सकता है कि कौन सी गाड़ी रोड पे कितनी प्रोन है एक्सीडेंट के लिए, उस पर कितने सारे लॉसेज आ सकते हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, तभी ऋषभ पंत जी, हमारे जो होनहार क्रिकेटर हैं, उनकी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उसमें ऋषभ पंत ने जब गाड़ी खरीदी होगी तो उनको नहीं पता होगा कि मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट होगी इस तरीके से, बट उस इंश्योरेंस कंपनी को जरूर पता होगा कि ये गाड़ी में कभी इंश्योरेंस का क्लेम आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऐसा डाटा बहुत सारा उठाया होगा, जिनको उनको पहले से प्रिडिक्ट रहता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें कितना लॉस या कितना हो सकता है। तो प्योर रिस्क क्या है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका हमें पता लग सकता है कि वो कितना सर्टन का लॉस हमें झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये भी अनसर्टन है, बट इसको हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले समझ गए, रिस्क क्या है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है इंश्योरेंस की। आज से मैं आपसे ये बोलूँ कि हिस्ट्री इतनी पुरानी है इंश्योरेंस की, कि इतनी पुरानी है इंश्योरेंस की कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आर्यन सिविलाइजेशन में जो आज से 3000 करीब 3000 साल पुराना था, तब से इंश्योरेंस हम करते आ रहे हैं। बट अगर आज के डेट में
अगर अपने इंडियन मार्केट या इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो और आपने कह दिया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि LIC एजेंट है या LIC में काम करता है, क्योंकि उनका प्रिडिक्शन उतना ही है। क्योंकि LIC ही हमारे देश में एक इंश्योरेंस कंपनी, ज़्यादातर लोग आप कहीं जाएंगे, हालांकि अब शहरों में लोगों को पता लग गया है कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में और सारी कंपनीज भी हैं, बट लोग अभी भी LIC को ही कंपनी मानते हैं इंश्योरेंस के हिसाब से। तो जब उस टाइम क्या होता था, इनिशियल जब इंश्योरेंस होता था गाइस, तो उसमें ना दो तरीके से सबसे पहला इंश्योरेंस बहुत जो बोला जाता है, सबसे पहली इंश्योरेंस वो थी मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में किस तरह से वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस का वो करते थे, दो तरीके होते थे। मरीन इंश्योरेंस तो आपको पता है, मरीन जो शिपमेंट के थ्रू जाते हैं इंश्योरेंस, तो इनिशियल बेसिस पे क्या होता था कि शिप्स के थ्रू ही सामान जाता है। तो उस इंश्योरेंस को कैसे किया जाता था, दो तरीका होता था, एक है बॉटमेरी बॉन्ड और एक है रेसिडेंशिया बॉन्ड। बॉटमेरी बॉन्ड क्या होता था कि जैसे कि कोई भी शिप अगर वोएज या फिर अपनी शिपमेंट के लिए जाता था सी के अंदर, तो जो इंश्योरर है वो एक लोन अमाउंट देता था, उस पर्टिकुलर शिप ओनर को एक लोन अमाउंट दे देता था, और वो उस लोन अमाउंट को जब वो शिप अपनी शिपमेंट पहुंचा दे या अपना जो उसका क्या कहते हैं जर्नी है खत्म होने के बाद जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, तो उस लोन अमाउंट को उस पर्टिकुलर शिप ओनर को, उस इंश्योरर को वापस करना होता था विथ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता था। तो इस तरह से इंश्योरेंस होता। लेकिन अगर ये काम कैसे करता था एज ए इंश्योरेंस, कि अगर मान के चलो कि अगर उस यात्रा के दौरान समुद्र में अगर उस जहाज को कुछ हो जाए, वो डूब जाए या खो जाए, कहीं पे मिल नहीं रहा है या उसमें कोई डैमेज आ जाए, तो वो जो लोन होता था उसका जो अमाउंट होता था वो माफ हो जाता था वहां पे, ठीक है। बट जो उसका क्या कहते हैं इंटरेस्ट था उसको भरना पड़ता था एज अ प्रीमियम, जो हम अभी आज के डेट में प्रीमियम बोलते हैं ना, उसका एज अ प्रीमियम उन्हें भरना पड़ता था, ठीक है। तो वो बॉटनरी बॉन्ड होता था। एक होता था रेस्पोडेंशियल बॉन्ड। रेस्पोडेंशियल बॉन्ड क्या होता था कि जैसे कि अब शिप को तो कवर कर दिया इसके थ्रू, बॉटनरी बॉन्ड के थ्रू, लेकिन उसमें जो कार्गो जा रहा है, जो सामान जा रहा है, उसको कैसे प्रिक्योर करना है, तो उसके लिए जो बॉन्ड तैयार किए जाते थे वो होते थे रेस्पोडेंशियल। ये भी बिल्कुल सेम है, बट इसमें क्या होता था कि कार्गो भी कवर होता था। रेस्पोडेंशियल कार्गो के लिए होता था और बॉटनरी जो होता था वो वेसल के लिए होता था, जो शिप सेल करता है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको इंश्योरेंस हिस्ट्री, जो फर्स्ट पीस ऑफ लिटिगेशन, मतलब जो पहला पीस है जो प्रॉपर इंश्योरेंस का कागज बना था वो 1607 में बना था, ठीक है। और जो सबसे पहली इंश्योरेंस थी, जैसे मैंने बताया आपको कि मरीन इंश्योरेंस, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 15वीं सेंचुरी से यूके में हुई थी, ठीक है, जो एक यूरोपियन कंट्री है। फिर उसके बाद आया था फायर इंश्योरेंस, जो 17वीं सेंचुरी यूके में ही हुआ था। इंडिया में जो है इंश्योरेंस का शुरुआत कब हुआ था, 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में हमने क्या, यूरोप ही मॉडल पे, क्योंकि इंडिया का पहले से इतिहास रहता है, हम कोई भी चीज करते हैं तो पहले दूसरों को देख लेते हैं कि वो कितना उसमें क्या कहते हैं आगे बढ़ा है उस चीजों को करने के लिए। तो हम लोग थोड़े से ना इंडियंस थोड़े चालाक हैं, क्योंकि बाकी दुनिया क्या करती है, पहले उस चीजों को रॉ से ही काम करती है, फिर उसको धीरे धीरे स्टैब्लिश करती है। हम क्या करते हैं कि बीच से पकड़ लेते हैं, तो कोई आया और उसने कुछ स्टैब्लिश किया, हम उसका मॉडल अपना ही, अगर सक्सेसफुल मॉडल है तो उसको उठा के पूरा पूरा अपने पास ले लेते हैं। तो इससे क्या होता था, हमारा टाइम और एफर्ट, मनी सब बचता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे इंडियन काम करते हैं। तो हमने यूरोपियन से उठा के अपने पास कब ले लिया, 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, स्टैब्लिश कर लिया। फिर 1973 में, 1 जनवरी 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया गया ताकि इंश्योरेंस की जो गतिविधियां हैं और उसके जो प्रमोशंस हैं और बाकी सारी चीजें, उन सब चीजों का लेखा जोखा वो तैयार कर सके और उस पर मॉनिटरिंग कर सके। उसके बाद IRDA एक्ट आया। IRDA एक्ट आया कब, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि IRDA एक्ट आया क्या। IRDA है क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किस लिए क्रिएट किया गया, ये क्रिएट किया गया इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और इंश्योरेंस का ग्रोथ को मॉनिटर या फिर सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो IRDA का एक्ट कब बना गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मुझे आपके साथ एक और सजेशन चाहिए कि आपको अगली क्लास में क्या सीखना है। आप जो मेरे को टॉपिक सजेस्ट करोगे मैं उसी पे अगले वीडियो बनाऊंगा इंश्योरेंस का। मैं पहले ये सोच रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलूं, बट अब मुझे लगता है कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ज्ञान दूं। तो आपको क्या बताना है गाइस कि IRDA एक्ट कब आया था इंडिया में। तो थैंक यू गाइस। और मुझे आपसे एक और चीज कहनी है गाइस कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वैसे और वीडियोस, आपके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की कोई भी नॉलेज आपको आपके IRDA एग्जाम्स के लिए या फिर जो आपके III एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको बेनिफिट हो, वो मेरे को बिल्कुल सजेस्ट करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए।
आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे हौसला देगा आगे और अच्छे परफॉर्मेंस वाले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस, सबका खैर, टाटा, बाय बाय।